जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ। दोस्तों, आज 5 तारीख है। 5 तारीख और संडे का दिन है। 5/4/2026 संडे। और सुबह की 8:22 हो गई है। 8:22 AM। आप सोचोगे यार ये कितना वीडियो बनाएगा। तो दोस्तों, आज मैं प्योरली एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन करूंगा कि मार्केट आगे कैसे हो सकता है, क्या होगा। ये मेरी एक कोशिश होगी। देखिए, मैं पहले से ही बोल देता हूँ कि मैं एस्ट्रोलॉजी का बहुत बड़ा कोई ज्ञाता हूँ नहीं, क्योंकि ना तो मेरा कोई एस्ट्रोलॉजिकल गुरु है, ना मैंने किसी से एस्ट्रोलॉजी सीखी है, ना मैं किसी एस्ट्रोलॉजी के संस्थान पे जाके सीखा हूँ। मैंने केवल खुद की हॉबी के रूप में इसको पढ़ना और इंटरनेट पे सर्च कर करके मैंने जितना जाना है उसके बल बूते पे मैं आज एक एनालिसिस करूँगा। और ये गलत हो सकता है, इसके लिए मैं पहले से ही क्षमा याचना चाहता हूँ, क्योंकि ये मेरा फील्ड नहीं है, लेकिन मुझे इसमें इंटरेस्ट बहुत है। और मेरा मानना है एस्ट्रोलॉजी एक ऐसी साइंस है जो किसी को भी पूरी तरह से नहीं आती है, लेकिन एस्ट्रोलॉजी में कोई खोट नहीं है। खोट है जो एस्ट्रोलॉजी के नाम पे एस्ट्रोलॉजर बन के, एक्सपर्ट बन के बताते हैं, उनमें खोट है। एस्ट्रोलॉजी अपने आप में एक संपूर्ण साइंटिफिक ज्ञान है। और मैं इसीलिए पहले से ही क्षमा याचना करता हूँ कि मुझसे कोई भी गलती हो जाए, मेरे एस्ट्रोलॉजर भाई बहन भी मुझे क्षमा करे, कुछ भी मैं गलत बोल दूँ, क्योंकि मेरा ज्ञान अभी भी काफ़ी अधूरा है और मैं काफ़ी छोटा मोटा जानकारी रखता हूँ। लेकिन ज्योतिष जो सब्जेक्ट है, ज्योतिष का मतलब क्या है? ज्योत और इस ज्योत, ज्योत किसको बोलते हैं? ज्योत किसको बोलते हैं मालूम है ना आपको? आप दीपक जलाते हो तो जो लौ होती है उसको ज्योत बोलते हैं, जिससे वो रोशनी होती है। उस लौ से रोशनी होती है। पुराने ज़माने में जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी तो दीपक जला के, मोमबत्तियाँ जला के लोग घर को रोशन करते थे। उस लौ को ज्योत बोलते हैं। ठीक है। और इस मतलब ईश्वर। तो ईश्वर द्वारा दिखाई गई ज्योति को ज्योतिष बोलते हैं। ईश्वर द्वारा दिखाई गई ज्योति। जब आपको सब जगह अंधकार नजर आ रहा है तो ज्योतिष आपको राह दिखा सकता है, लेकिन जो आपकी कुंडली का विश्लेषण कर रहा है वो अत्यधिक संपूर्ण जानकार व्यक्ति अगर कर रहा है तो वो आपको सही राह दिखाएगा जो ईश्वर बताना चाहता है। तो चलिए, पहले आज रविवार का दिन है, तो सबसे पहले हम राम जी का एक मंत्र सुन के स्टार्ट करते हैं। फिर राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। श्री राम श्री राम श्री राम, जय श्री राम। राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। ये एक ऐसा मंत्र है जिसमें आप राम जी का गुणगान कर रहे हो, और शिव जी ने पार्वती जी को कहा
कि राम जी का नाम जपो। इसका नाम जपने से विष्णु सहस्र नाम के 1000 नाम जपने के बराबर आपको फल मिलता है। श्री राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। वरानने का मतलब पार्वती, सुमुखी पार्वती, खूबसूरत पार्वती। राम का नाम ही सबसे सर्वश्रेष्ठ है, ये शिव जी बोलते। राम नाम सबसे सर्वश्रेष्ठ, और ये हमारे आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी भी कहते थे, जो जैन धर्म के सबसे बड़े गुरुवर हैं। राम की महिमा का गुणगान उन्होंने भी किया। तो चलिए, अब मैं राम जी का नाम ले लिया हूँ, तो मेरी गलती राम जी और हनुमान जी क्षमा करेंगे। पहले हम वार की न्यूज़ देख लेते हैं। तो वार में देखिए कोई ठंडक नहीं पहुंची है। कहीं ना कहीं ट्रंप ने एक और धमकी दी है कि 48 घंटे में मैं तुम्हारे पावर स्टेशन वगैरह सब उड़ा दूंगा अगर तुमने हॉर्मुज को खाली नहीं किया तो। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खाली नहीं किया तो तुम्हारे पावर स्टेशन वगैरह ऐसा भीषण हमला करूंगा कि तुम सोच नहीं पाते। इधर F-15 का एक पायलट, क्योंकि ईरानियों ने F-15 को उड़ा दिया, तो उसके पायलट की खोज जारी है। तो यहाँ पे वार में कोई भी ठंडक अभी तक तो नहीं आई है। तो हमारा जब कल मार्केट खुलेगा तो ये हैंगओवर हमारे मार्केट के ऊपर हावी रहेगा। ये वार का हैंगओवर जो है वो एक हावी रहेगा मार्केट के ऊपर। तो चलिए, हम ज्योतिष के माध्यम से, आज हम बिल्कुल भी टेक्निकल की बात नहीं करेंगे। कल की कुंडली मैंने लगा दी है, ये आपके सामने है। पहले से ही बोलता हूँ, गलती हो सकती है मुझसे। 9/15/6/4/2026 सुबह 9:15 AM। तो सुबह की कुंडली में वृषभ लगन की कुंडली है, क्योंकि ये फर्स्ट हाउस होता है कुंडली का। देखिए, आपको पता है, ये जो आप माला जपते हो, माला, उसमें 108 मन के क्यों होते हैं? 108 मन के क्यों होते हैं? कभी आपने सोचा है? क्योंकि कुंडली में 12 हाउस और 12 राशियां होती है, या 12 राशियां आप मान लीजिए। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हाउसेस होते हैं, या 12 राशियां होती है, ठीक है। और 9 ग्रह होते हैं। तो 12 को 9 से गुना करोगे आप, तो 108 ही आंसर आएगा। यानी कि आप माला किसी भी भगवान की जप रहे हो, चाहे भोलेनाथ की माला जप रहे हो, चाहे भगवान महावीर की जप रहे हो, चाहे कृष्ण जी की जप रहे हो, लेकिन अल्टीमेटली आपका गोल होता है इन 12 राशियों को और 9 ग्रह को शांत करना और अच्छे फल देने पे प्रेरित करना। तो यहाँ पे ज्योतिष से संबंध बता दिया आपको मैंने। तो देखिए, वृषभ लगन की कुंडली है, 2 नंबर, यानी कि वृषभ यानी कि टॉरस लगन की, और लगन का मालिक जो शुक्र है वो विदेश भाव में बैठा हुआ है। 12वें भाव को हम विदेश भाव भी बोलते हैं, और खर्च हानि का भाव भी बोलते हैं, और आइसोलेशन का भाव भी बोलते हैं, जेल यात्रा का भी बोलते हैं। कई चीज़ इससे देखी जाती है 12वें भाव से। तो लग्नेश जब विदेश भाव में बैठा हुआ है, लगन का मालिक, क्योंकि शुक्र एक सौम्य ग्रह है, तो विदेश से सुबह सुबह न्यूज़ तो कोई खराब नहीं रहेगी।
देखिए, और धन स्थान में गुरु बैठा हुआ है, लगन के धन स्थान में, या मिथुन राशि में गुरु बैठा हुआ है। तो सुबह का अगर आप देखो, लग्न को दोनों शुभ ग्रह घेर रखे हैं। सुबह अगर आप सुबह की स्थिति देखें तो जो लग्न है 2 नंबर राशि, उसको एक तरफ से गुरु ने घेर रखा है, एक तरफ से शुक्र ने, जो खुद ही उसके लगन का मालिक है। तो 2 शुभ ग्रह लग्न पे, तो इसको बोलते हैं शुभ कर्तरी योग। क्या बोलते हैं? शुभ कर्तरी योग। शुभ कर्तरी योग। जब लग्न के दोनों साइड में पाप ग्रह रहे, या किसी भी प्लैनेट के दोनों साइड में आगे और पीछे पाप ग्रह रहे, तब पाप कर्तरी योग बनता है, कैंची के समान। कर्तरी मतलब कैंची। लेकिन जब लगन के दोनों साइड में शुभ ग्रह रहे, गुरु और शुक्र, तो शुभ कर्त, यानी कि सुबह की स्थिति शुभ है। और देखिए, यहाँ दृष्टि भी चंद्रमा की आ रही है, ये भी शुभ ग्रह है। लेकिन चंद्रमा यहाँ पे नीच का है। 8 नंबर राशि में चंद्रमा नीच का होता है, वृश्चिक राशि में चंद्रमा नीच का होता है, और वृषभ राशि में चंद्रमा उच्च का होता है। तो चंद्रमा जब नीच का होता है, तो देखिए 2 चीज याद रखिएगा। सूर्य को आत्मा का कारक माना गया है। सूर्य को आत्मा का कारक, आत्मा, आपके अंदर जो भी आत्मविश्वास होता है वो सूर्य दिलाता है। आपके अंदर जो भी कॉन्फिडेंस आता है वो सूर्य दिलाता है। आपके अंदर जो भी लीडरशिप क्वालिटी आती है वो सूर्य दिलाता है। लेकिन जो आपके मन को रूल करता है, आपके माइंड को रूल करता है, आपके मन को रूल करता है, वो चंद्रमा है। तो चंद्रमा जब नीच का, यानी कि मन आपका स्थिर नहीं रहेगा, मन आपका स्थिर नहीं है। नीच का चंद्रमा मतलब कंफ्यूज्ड। कंफ्यूज्ड मतलब वार की सिचुएशन अभी भी कंफ्यूज्ड रहेगी। इच्छा सबकी रहेगी कि वार खत्म हो जाए, ये सब झंझट खत्म हो जाए, लेकिन मन आपको अलाउ नहीं कर रहा है। मन यहाँ पे कंफ्यूज्ड है। लगन की स्थिति बहुत शुभ है, क्योंकि लगन का मालिक 12वें भाव में है, और लगन के हाउस पे शुभ कर्तरी योग बना हुआ, यानी कि न्यूज सुबह शुभ आएगी, लेकिन मन अलाउ नहीं करेगा। इसीलिए क्योंकि चंद्रमा कमजोर है। सूर्य यहाँ पे कमजोर नहीं है। सूर्य जो है वो 12 नंबर राशि जो होती है गुरु की होती है, मीन राशि, ये सूर्य की मित्र राशि है। तो सूर्य यहाँ पे कमजोर नहीं है। साथ में सूर्य के साथ सेनापति मंगल भी है, तो सूर्य को बल भी मिल रहा है, आत्मा को बल मिल रहा है। जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस हो और पब्लिक आपकी सेना आपके साथ हो, तो आप ओवर कॉन्फिडेंट भी हो सकते हो। शनि के साथ टकराव जरूर है। तो यहाँ पे मार्केट हो सकता है खुले अच्छा, मगर टिकना मुश्किल है। टिकना मुश्किल है क्योंकि चंद्रमा उस दिन नीच का है। मन गवाही नहीं देगा कि ये तेजी हो रही है। चंद्रमा की स्थिति अगर अच्छी नहीं होती है, प्लस चंद्रमा और गुरु में 6-8 का संबंध बना हुआ है, सटाष्टक योग बोलते हैं इसको। आप देखो, गुरु और चंद्रमा में 6-8 का संबंध है। गुरु से आप काउंट करोगे 1 2 3 4 5 6, तो गुरु से 6ठा चंद्रमा है और चंद्रमा से 8वां गुरु है। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो चंद्रमा से 8वां गुरु है
और गुरु से छठा चंद्रमा है, तो इसको बोलते हैं 6-8 का संबंध, सटाष्टक योग। 6 और 8 सटाष्टक योग। तो ये अच्छा योग नहीं है। गुरु और चंद्रमा सटाष्टक योग है, यानी कि इस दिन तेज खुलने के बावजूद मार्केट गिरेगा। सुन लीजिएगा बहुत। सुबह हो सकता है आपको पहला 1 घंटा मार्केट स्ट्रांग रहे, लेकिन ये योग जो है प्लस मन यहाँ पे विचलित रहेगा, तो ये कहीं ना कहीं आपको तकलीफ वाला। लाभ भाव में 3 ग्रह है सुबह, शनि सूर्य मंगल। यहाँ पे सूर्य मंगल अच्छा फल दे रहे हैं, लेकिन शनि यहाँ पे अच्छा फल नहीं दे रहे, तो यहाँ लाभ होगा सुबह सुबह आपको, लेकिन वो टिकेगा नहीं। तो कर्म भाव में बुध और राहु है, 10वें भाव को कर्म भाव बोलते हैं। तो बुध और राहु ये कॉम्बिनेशन खराब नहीं है। बुध को बुद्धि बोला गया, राहु को अत्यधिक बुद्धि। तो यहाँ पे बुद्धि और अत्यधिक बुद्धि एक साथ है। यहाँ पे कहीं ना कहीं आईटी सेक्टर चमकेगा। निफ्टी का जो आईटी सेक्टर है वो जरूर चमकेगा, इसको आप लिखित में ले लो। आईटी स्टॉक्स बहुत अच्छा करेंगे। तो ये 6 तारीख की स्थिति है। लगभग यही स्थिति अगर आप देखोगे तो 7 तारीख की भी है। 7 तारीख पे आ गया मैं, तो 6 तारीख को आप मान के चलो सुबह आपका पहला 1-1.5 घंटा अच्छा रहेगा, लेकिन बाद में दिक्कत है। 7 तारीख को भी आपकी सेम टू सेम स्थिति आप देख सकते हो, सेम प्लानेटरी पोजीशन है, वही प्लानेट है और वही चंद्रमा नीच का है। मतलब 6 और 7 को लगभग मार्केट सेम जैसा रहेगा। हाँ, यहाँ चंद्रमा का कोई नक्षत्र चेंज होगा तो थोड़ी सी चेंजेस आती है, ठीक है, लेकिन ओवरऑल दोनों दिन आपके लिए कोई खास दिन नहीं रहेंगे, 6th and 7th। हाँ, 7th में आपको हो सकता है चंद्रमा का कई नक्षत्र चेंज होता है ना, तो वो आपको चेंजेस ला सकता है। बाकी लगभग सेम है 6 और 7। अगर आप 8 तारीख पे जाओगे, यहां चीजें तारीख को जो बुधवार है, यहां पे चीजें बहुत अच्छी हो जाएगी। यहां आप देखो तो यहां पे स्थिति बहुत ही सुपर रहेगी। ये शायद एक सुपर बुलिश डे होगा। ये दिन जो होगा 8 तारीख आप नोट करो, शायद निफ्टी 500 से 1000 पॉइंट भागने वाला दिन होगा। 500 से 1000 पॉइंट निफ्टी या बैंक निफ्टी में तेजी आप देखने मिलेगी 8 तारीख। 6 और 7 मैं इतना अच्छा नहीं बोल रहा हूं, मतलब बहुत बुरा नहीं होगा लेकिन अच्छा नहीं। लेकिन 8 तारीख ऐसा दिन है, उस दिन निफ्टी 500 पॉइंट भी भाग सकता है। क्यों 8 तारीख का बता रहा हूं? लग्नेश 12वें भाव में शुभ कर्तरी योग बना हुआ है लगन हाउस पे, ठीक है, प्लस गुरु चंद्रमा आपस में दृष्टि एक दूसरे को देख रहे हैं, तो गज केसरी योग का निर्माण हो गया। गज केसरी योग, जब भी गुरु और चंद्रमा साथ में रहते हैं
या एक दूसरे को डायरेक्टली देख रहे होते हैं तो गज केसरी योग बनता है। जब भी गुरु और चंद्रमा की युति होती है या गुरु और चंद्रमा आपस में एक दूसरे को सातवीं दृष्टि से देखते हैं तो गज केसरी योग का निर्माण होता है। तो यहाँ पे गज केसरी देखिए, यहाँ पे चंद्रमा से गुरु सातवां है। आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7, और चंद्रमा से भी आप गुरु को काउंट करोगे तो यहाँ से भी आपका करोगे 1 2 3 4 5 6 7। तो दोनों आपस में अपनी सातवीं दृष्टि से एक दूसरे को देख रहे हैं। गुरु डायरेक्टली चंद्रमा को देख रहा है, चंद्रमा डायरेक्टली गुरु को देख रहा है। तो चंद्रमा यहाँ पे धनु राशि में गुरु की राशि में ही है। धनु राशि जो है वो गुरु की राशि होती है, और चंद्रमा गुरु की राशि में हमेशा अच्छा फल देता है, बुरा फल नहीं देता है। प्लस यहाँ पे गज केसरी योग का निर्माण हो रहा है, यानी कि यहाँ मन की स्थिति बहुत स्ट्रांग रहेगी, क्योंकि इसका जो लॉर्ड है, 9 नंबर राशि का लॉर्ड है, उसकी डायरेक्ट दृष्टि यहाँ पड़ रही है। तो इस दिन आपका मन भी स्ट्रांग रहेगा, मतलब इस दिन निफ्टी को रोक पाना नामुमकिन है, नामुमकिन है। निफ्टी की तेजी को 8 तारीख को रोक पाना नामुमकिन। क्योंकि गुरु अपने ही हाउस को देख रहा है और वहां चंद्रमा बैठा हुआ है। चंद्रमा जो मन का कारक है वो गुरु की राशि में कभी भी खराब फल नहीं देता है, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ दृष्टि भी गुरु की पड़ रही है, तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण योग बोलते हैं गज केसरी योग। देखिए हर एक प्लैनेट को दृष्टि दी गई है। ये जितने 9 प्लैनेट्स है ना, मैं यहाँ दिखा देता हूँ, थोड़ा सा मैं एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान दे देता हूँ। 9 प्लैनेट्स को सबको दृष्टि दी गई है। पहले मैं आपको एक एक प्लैनेट, सूर्य को एक दृष्टि दी गई है, अपने से 7वां देख सकता है। चंद्रमा को एक दृष्टि दी गई है, केवल अपने से 7वां देख सकता है, ठीक है। बुध को एक दृष्टि दी गई है, केवल अपने से 7वां देख सकता है, ठीक है। शुक्र को एक दृष्टि दी गई है, अपने से 7वां देख सकता है, ठीक है। ये 4 प्लैनेट हो गए। अब 5 प्लैनेट को अलग अलग दृष्टि दी गई है। गुरु को 3 दृष्टि दी गई है, अपने से 5वां, अपने से 7वां, अपने से 9वां। ये तीनों जगह ये डायरेक्टली देख सकता है। सूर्य को एक ही दृष्टि दी गई है, अपने से 7वां देख सकता है। चंद्रमा को एक ही दृष्टि दी गई है, अपने से, यानी कि हर एक प्लैनेट अपने से 7वां तो देख ही सकता है। लेकिन गुरु को स्पेशल पावर दिया गया, वो अपने से 5वां, 7वां और 9वां हाउस को डायरेक्टली देखता है। मंगल को 3 दृष्टि दी गई है, वो अपने से 4था, 7वां और 8वां हाउस को डायरेक्टली देख सकता है। शनि को 3 दृष्टि दी गई है, वो अपने से 3रा, 7वां और 10वां, और राहु केतु को भी 3 दृष्टि दी गई है। इसमें कंफ्यूजन है, कई शास्त्रों में लिखा है कि कई ज्योतिष शास्त्रों में लिखा है कि राहु केतु तो ऐसे भी छाया ग्रह, उनकी दृष्टि नहीं है। लेकिन कई जगह लिखा हुआ है 5, 7, 9, जो गुरु को पावर है वो सेम पावर राहु केतु को। तो देखिए हर एक प्लैनेट अपने से 7वां तो डायरेक्ट देखता ही है, अपने से 7वां जहां बैठा हुआ है वहां से 7वें हाउस को डायरेक्टली देखता है, क्योंकि सब में 7 है, आप देख लीजिए। लेकिन गुरु को 3 दृष्टि दी गई है, 5, 7, 9। मंगल को 3 दी गई है, 4, 7, 8। शनि को 3 दी गई है, 3, 7, 10।
राहु केतु को भी 3 दी गई है, 5 7 9 5 7 9। तो हर एक प्लैनेट अपने से सातवां तो डायरेक्टली दिखता है, मतलब डायरेक्ट दिखता है। तो यहाँ पे चंद्रमा डायरेक्टली गुरु को देख रहा है और गुरु डायरेक्टली चंद्रमा को देख रहा है। यहां से काउंट करोगे तो भी 7 होगा और यहां से काउंट करोगे तो भी 7 होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये एक परफेक्ट गज केसरी योग बन गया। ये बहुत ही शुभ योग है। किसी की भी कुंडली में गज केसरी योग हो तो उस इंसान को मैंने जीवन में पैसे के लिए तरसते हुए नहीं देखा, उसका इंतजाम ऊपर वाला करवा देता। तो 8 तारीख को अगर कोई बच्चा 9-15 के बाद पैदा होगा तो उसकी कुंडली बहुत ही अच्छी है। क्योंकि 10वें भाव में, कर्म भाव में भी बुध राहु बहुत अच्छा फल देते, खराब नहीं देते। और ये अगर इस समय कोई बच्चा पैदा होगा वो टॉप का आईटी प्रोफेशनल बन सकता है। तो देखिए ये जो स्थिति है यहाँ पे मुझे लगता है या तो वार रुक जाएगा या फिर वार को पीछे भूल के मार्केट अपनी चाल चल देगा। तो 8 तारीख से मार्केट की स्थिति बहुत ही सुपर है। अब चंद्रमा कौन से नक्षत्र में इस दिन? केतु के नक्षत्र में, ध्यान रखिएगा। मूल नक्षत्र है। मूल नक्षत्र का काम ही है बहुत बड़ा मूव देना, बहुत बड़ा मूव देना। मूल नक्षत्र केतु का नक्षत्र है। इसको गंडांत नक्षत्र में भी गिना जाता है। गंडांत में 6 नक्षत्र होते हैं, 3 केतु के, 3 बुध के। ठीक है, तो ऐसे नक्षत्र में बच्चा जब पैदा होता है तो 27 दिन बाद वापस जब मूल नक्षत्र आता है तो उसकी पूजा पाठ करानी पड़ती है। तो इस दिन एक बड़ा मूव आएगा डेफिनेटली। चंद्रमा केतु के नक्षत्र में रहेगा। अब केतु की दृष्टि भी आप देखो चंद्रमा पे पड़ रही है। कौन सी दृष्टि? 1 2 3 4। तो केतु की भी दृष्टि चंद्रमा पे पड़ रही है। और चंद्रमा केतु के ही नक्षत्र में रहेगा और गुरु की दृष्टि भी है। तो इस दिन एक हाईली वोलेटाइल मूव रहेगा, हाईली वोलेटाइल और बड़ा मूव। क्योंकि केतु की एंट्री से वोलेटिलिटी आ जाएगी। अब देखते हैं अगले दिन 9 तारीख को क्या है। नौ तारीख को चंद्रमा कौन से नक्षत्र में है? 9 तारीख को चंद्रमा पूर्वा आषाढ़ा नक्षत्र में रहेगा। तो 9 तारीख की तेजी को रोकना नामुमकिन है। 9 तारीख की तेजी को रोकना नामुमकिन है। 8 तारीख की तेजी होगी बहुत जबरदस्त, लेकिन नामुमकिन नहीं है रोकना, क्योंकि केतु की दृष्टि है। तो केतु का काम है चीज़ों को छीन लेना, छुड़वा देना। केतु हमेशा एक काम करता है। केतु स्पिरिचुअलिटी का सबसे बड़ा प्लैनेट है। केतु डिटैचमेंट, किसी भी चीज़ से आपको डिटैच करवाता है, अटैच नहीं करवाता। जिस भाव में केतु बैठता है उस भाव के गुणों से आपको डिटैच करवाता है।
केतु को पास्ट लाइफ से भी जोड़ा गया, क्योंकि वो बोलता पिछली लाइफ में तुमने ये भाव के सारे काम काफ़ी कर लिए, इस साल इस इस जन्म में तुम ये काम मत करो। केतु को ज्योतिष में सर नहीं है, केवल धड़ है, मतलब उसको अकल नहीं है। वो देगा तो इतना देगा कि उसको पता नहीं चलेगा कि यहाँ प्रमोद जी संतुष्ट हो चुके, इतना धन मिल चुका है। वो बोले लेते जाओ लेते जाओ लेते जाओ, और जब छीनेगा तो इतना छीनेगा कि बोलेगा भैया अब उसकी चड्डियाँ भी फट गई है। बोला मुझे क्या मतलब है। तो केतु एक ऐसा प्लैनेट है। राहु को ब्रेन है, क्योंकि राहु को सर है लेकिन धड़ नहीं है। तो यहाँ पे केतु की दृष्टि है, ये मार्केट में इतना डेंजर पैदा नहीं करेगी 9 तारीख को, लेकिन 8 तारीख को जो तेजी होगी वहाँ मंदी भी देखने मिलेगी। सॉरी मैं आपको कुछ ऐसा बोल दिया था कि 8 तारीख को फुल तेजी रहेगी, लेकिन 9 तारीख की तेजी को रोकना नामुमकिन है। ठीक है, 8 तारीख को आपको, क्योंकि 9 तारीख को चंद्रमा का जो नक्षत्र है वो शुक्र के नक्षत्र में रहेगा, पूर्वाषाढ़। दस तारीख को 8 तारीख की तेजी होगी, लेकिन आपको 2 बजे के बाद सावधान रहना। 10 तारीख को देख लेते हैं। 10 तारीख को भी गज केसरी योग का ही निर्माण है, लेकिन यहाँ चंद्रमा जरूर से राशि चेंज करेगा। तो चंद्रमा की राशि कितनी बजे चेंज हो रही है ये भी देख लेते हैं। चंद्र 10 तारीख को कितनी बजे चेंज हो रही है चंद्रमा। दस तारीख को शाम को 6 बजे होगा। तो 10 तारीख को भी यही प्लानिटरी पोजीशन है। ठीक है, तो 10 तारीख की तेजी भी बहुत जबरदस्त रहेगी। 10 तारीख को चंद्रमा जो है वो पूर्वा आषाढ़ा नक्षत्र में ही है, लेकिन बीच में नक्षत्र चेंज हो रहा है क्या देखते हैं। चंद्रमा नक्षत्र परिवर्तन भी देख लेते हैं। कितनी बजे चेंज हो रहा है। ग्यारह बज के 27 पे उत्तरा आषाढ़ा। तो 10 तारीख को आप 11:30 के बाद थोड़ा सा सावधान हो जाना। या 11:30 के बाद भी तेजी रहेगी, शनि के नक्षत्र में भी जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। देखते हैं यहाँ पे टाइम चेंज करते हैं, 11:40 कर देते हैं एक बार इसको। इतना डिटेल में मैं एनालिसिस कर रहा हूँ। इस समय नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद, ये शनि का नक्षत्र होता है। तो शनि से चंद्रमा का संबंध 4-10 का है, तो यहाँ पे भी पोजीशन अच्छी है, बुरा नहीं है। 4-10 तक कोई दिक्कत नहीं है। केवल दिक्कत है 8 तारीख को जो तेजी होगी उसमें आपको सावधान भी रहना, मूल नक्षत्र है। अब हम वापस से 6 तारीख को आ जाते हैं। क्यों मैं वापस 6 तारीख को आ रहा हूँ उसका रीज़न भी बताऊंगा। वहाँ पे नक्षत्र कौन सा देख लेते हैं। चंद्रमा शनि के नक्षत्र में अनुराधा।
तो शनि की कोई दृष्टि पड़ रही है क्या? दसवीं भी नहीं पड़ रही है, एक दो तीसरी नहीं पड़ रही है, सातवीं नहीं पड़ रही है, दसवीं भी नहीं पड़ रही। 7 तारीख को चंद्रमा कौन से नक्षत्र में? ज्येष्ठा नक्षत्र, बुध से। तो देखिए 6 और 7 आपको तेजी दिखेगी लेकिन टिकाऊ नहीं होगी। 8 की तेजी बहुत जबरदस्त होगी लेकिन उतनी जल्दी वॉलेटिलिटी भी आपको नीचे की तरफ भी लाएगी। 9 और 10 आप सुपर डे मान सकते हो। 8 भी सुपर डे है लेकिन 9 और 10 आपके लिए बहुत ही अच्छे दिन। 8 अच्छा है लेकिन क्योंकि केतु की दृष्टि पड़ रही है और केतु के नक्षत्र में ही चंद्रमा रहेगा तो वो छीन लेगा तेजी को। ठीक है, ये मेरा एनालिसिस है। और आपको एक और इम्पोर्टेंट एनालिसिस करके देता हूँ। 11 तारीख को एक ऐसी घटना होने वाली है, उस दिन बुध अपनी राशि पलटी चेंज करेंगे। ग्यारह तारीख को बुध की राशि चेंज हो जाएगी। बुध इस कुंभ राशि से निकलकर यहां पहुंच गए। कहा? यहां आप देखो 4 ग्रह हो गए अब, शनि, मंगल, सूर्य, बुध। और बुध यहाँ पे नीच के हो जाते हैं। अब कई लोग आपको बोलेंगे यहाँ पे तो बुध नीच का हो गया। कई लोग आपको बोलेंगे यहाँ पे बुध नीच का हो जाता है 12 नंबर राशि में। और 6 नंबर राशि जो कन्या राशि है वो उसकी खुद की राशि है। यहाँ पे बुध उच्च के रहते हैं, खुद की राशि भी है और उच्च के भी रहते हैं। और 12 नंबर राशि में बुध नीच के हो जाते हैं। मीन राशि में, मीन राशि मतलब मीन राशि में बुध नीच के क्यों होते हैं? बुध है बुद्धि का कारक और मीन राशि है एक जल तत्व राशि, कल्पना वाली राशि। तो बुद्धि जब कल्पना में चली जाती है तो वो नीच हो जाती है। तो यहाँ पे बुद्धि नीच की हो गई। ठीक है, तो बुध यहाँ पे नीच का हो गया। लेकिन यहाँ पे बुध का जो इस 12 नंबर राशि का मालिक है गुरु, वो खुद भी तो बुध की राशि में बैठा हुआ है। 3 नंबर राशि भी तो मिथुन राशि होती है, मिथुन राशि का मालिक भी बुध है। तो यहाँ पे एक परिवर्तन राजयोग बन रहा है। क्या बन रहा है? परिवर्तन राजयोग। 11 तारीख को सैटरडे है लेकिन मैं आपको बता रहा हूं बुध गुरु की राशि में नीच का हो रहा है लेकिन गुरु खुद भी तो बुध की राशि में बैठा हुआ है। तो जब कोई भी 2 ग्रह एक दूसरे की राशि में बैठे हुए रहे तो इसको परिवर्तन राजयोग बोलते हैं। मतलब अगर मैं आपके घर में हूं और आपकी फैमिली मेंबर के बीच में हूं और आप मेरे घर में हो, मेरे फैमिली मेंबर के बीच में हो, उस समय हम एक दूसरे को कभी भी हार्म नहीं करेंगे क्योंकि आपको पता है उधर मेरी फैमिली भी उसके कब्जे में है और इधर मैं उसकी फैमिली को कब्जे में कर रखा हूं। तो ये हाउस परिवर्तन राजयोग में परिवर्तित हो जाता है। इसके काम ये करने लग जाता है और इसके काम ये करने लग जाता है। प्लस इसमें नीच भंग राजयोग भी बन रहा है। कई लोग डिबेट करेंगे नीच भंग राजयोग बन रहा नहीं है, मैं बोल रहा हूँ बन रहा है। क्योंकि देखिए अगर आप मिथुन लगन की कुंडली में हो तो गुरु आपके केंद्र में हो गया।
अगर आपकी कन्या लगन की भी कुंडली है तो गुरु आपके केंद्र में हो गया। तो जिस राशि में जाके बुध नीच का हो रहा है, अगर लगन से वो राशि, उस राशि का मालिक केंद्र में बैठा हुआ है, तो ये नीच भंग राजयोग भी बनता है। तो यहाँ दो दो राजयोग बन रहे हैं, एक नीच भंग, एक परिवर्तन। देखिए मैं नीच भंग का आपको डेफिनेशन भी दिखा देता हूँ। नीच भंग राजयोग में क्या क्या होता है? स्वामी का, नीच राशि का स्वामी, जिस राशि में नीच का हो रहा है, मीन राशि में गुरु लगन या चंद्रमा से केंद्र में हो, तो ऑब्वियसली मेरी मिथुन राशि होगी तो मेरा चंद्रमा मिथुन राशि में था, है? तो वहां से केंद्र में है कि नहीं? एक नंबर पे ही है। अगर मेरी कन्या राशि भी होगी तो वहां से 10वें स्थान में है गुरु, तो केंद्र में, तो ये नीच भंग राजयोग भी बन रहा है। तो 11 तारीख तक मुझे लगता है ऐसी पोजीशन भी हो जाएगी कि वार पूरी तरह से खत्म। नाइन्टी 99% 9 तारीख तक वार खत्म हो जाएगा, लेकिन 100% 11 तारीख तक खत्म हो जाएगा। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग लाइक के बटन दबाइए। और आज सुबह सुबह इतना एस्ट्रोलॉजिकल ज्ञान दिया हूँ। अब सुनिए, मार्केट खुलने वाला है कल से, ठीक है? तो कल से जब मार्केट खुलेगा तो सबके चार्जेस चेंज हो जाएंगे। तो आज आखिरी मौका है आपको 6K में ट्रेडिंग लाइफ टाइम लेने का। ट्रेडिंग लाइफ टाइम लेने का आज आखिरी मौका है 6K में। कल से यही वाला आपको 36K में मिलेगा, कल सुबह से। ट्रेडिंग लाइफ टाइम में मिलता क्या है? निफ्टी फ्यूचर, बैंक निफ्टी फ्यूचर, निफ्टी ऑप्शंस, बैंक निफ्टी ऑप्शंस, स्टॉक फ्यूचर, स्टॉक ऑप्शंस, मतलब प्योरली ट्रेडिंग ग्रुप है। यहाँ पे लॉस प्रॉफिट की जिम्मेदारी हमारी नहीं है, पूरी आपकी रहेगी। लेकिन 6K में ट्रेडिंग पूरी लाइफ टाइम मेंबरशिप मिल रही है, लाइफ टाइम। कल से ये 36,000 में मिलेगी और कल से 1 साल का 12,000 लगेगा। ग्रुप जो होगी वो टेलीग्राम में होगी। दूसरी मेंबरशिप है डिलीवरी लाइफ टाइम। इसमें केवल डिलीवरी के कॉल्स दिए जाते हैं, महीने में 2 या 3 कॉल मिलते हैं डिलीवरी के। इसकी आज लास्ट चांस है, 10,000 में ज्वाइन कर सकते हो लाइफ टाइम। कल से इसका 40,000 लगेगा लाइफ टाइम, और कल से 1 साल का 10,000 लगेगा। लेकिन कल एक ऐसे जनरली इसमें महीने में 2 या 3 कॉल ही देता हूँ डिलीवरी के, लेकिन कल एक स्पेशल दिन है। कल मैं एक साथ 6-7 कॉल देने वाला हूँ, जो मैंने बहुत तगड़ी रिसर्च करके फाउंड किए। 5-6 तो देने वाला ही। तो 10,000 में ले सकते हो, कल से 40,000 लगेगा, और इसी साल में आपको 3 लाख तक इसकी प्राइस दिख जाएगी। और ट्रेडिंग वाले के भी कम से कम 1.5 लाख दिख जाएगी। इसके अलावा मैं आज एक नया अनाउंसमेंट कर रहा हूँ। ये तो हो गई नॉर्मल डिलीवरी ग्रुप लाइफ टाइम। आज मैं एक डिलीवरी के एक स्पेशल ग्रुप का अनाउंसमेंट करता हूँ, स्पेशल डिलीवरी ग्रुप। इस ग्रुप में स्पेशल क्या है, ऐसा कोई भी सोचा नहीं होगा, ऐसा कॉन्सेप्ट मैं जो करने वाला हूँ। ये स्पेशल डिलीवरी ग्रुप के चार्जेस हैं 40K फॉर लाइफ टाइम, फॉर लाइफ टाइम। अब इसमें सबसे इंटरेस्टिंग क्या, इसमें जो भी डिलीवरी का कॉल मिलेगा उसमें सिंगल कॉल में स्टॉप लॉस हो जाए, सिंगल स्टॉप लॉस। ये फीस आपको विद इन 1 वीक रिटर्न आप ले लेना,
जिस दिन स्टॉप लॉस हो जाए। अब इसमें स्टॉप लॉस कैसे दूंगा? सपोज कोई 200 रुपये में मैंने कोई स्टॉक डिलीवरी में बाई करवाया, तो इसका स्टॉप लॉस मैं 20% का रखता हूँ, यानी कि 160 का स्टॉप लॉस रहेगा। ऐसा में कोई भी एक पूरी लाइफ में एक भी स्टॉप लॉस हो गया तो ये 40 के आपको रिटर्न मिल जाएगा। ये आज मेरे दिमाग में आया क्योंकि मैं ऐसी एक रिसर्च निकाल लिया हूँ कि मेरा स्टॉक 20% नहीं गिर सकता जो मैं डिलीवरी दूँ। ऐसा मैंने रिसर्च कंप्लीट कर लिया है, भगवान राम के आशीर्वाद से, भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से, भगवान महावीर के आशीर्वाद से। तो ये मैं अपने ऊपर एक रिस्क ले रहा हूँ। 40 के इसकी रहेगी। स्पेशल डिलीवरी ग्रुप, जब भी आप इसके बारे में चर्चा करोगे तो लिखना स्पेशल डिलीवरी ग्रुप। आपको व्हाट्सएप करना है 63595 42170। इस नंबर पे व्हाट्सएप करना है, अपना नाम, अपनी सिटी का नाम, अपनी एक सेल्फी फ़ोटो। ये तीनों चीज़ आपको भेजना अनिवार्य है, मैंडेटरी है, अदरवाइज जवाब नहीं मिलेगा। और इस नंबर पे भूल से भी फ़ोन कॉल, वीडियो कॉल या व्हाट्सएप कॉल मत करना, ब्लॉक हो जाओगे, तुरंत प्रभाव से ब्लॉक हो जाओगे। तो अपना नाम, अपनी सिटी का नाम, अपनी एक सेल्फी फ़ोटो भेजना अनिवार्य है। 63595 42170। तो स्पेशल डिलीवरी ग्रुप अगर आप ज्वाइन करोगे तो इसमें सबसे बड़ी बेनिफिट क्या है? एक सिंगल भी स्टॉप लॉस हो गया किसी भी दिन, 1 साल, 2 साल, 3 साल में, मेरा स्टॉप लॉस 20% का रहेगा। सपोज मैंने कोई स्टॉक 1000 रुपये में बाई दिया तो उसका स्टॉप लॉस 800 रहेगा। अगर वो हिट हो जाता है तो आप अपनी फीस का पैसा उस दिन ले लीजिए। यानी कि ये एक गारंटी पैसा कमाने की मशीन है, क्योंकि आपकी फीस वापस मिल रही है सिंगल स्टॉप लॉस पे। आपके पास तो इतने पोर्टफोलियो में स्टॉक होंगे जो 40% टूट चुके होंगे। ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। जय जिनेंद्र, जय भोले।